हाँ जी, तो हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने समझा था कि इंडेक्स क्या होता है, उसका उसके सिग्निफिकेंस क्या है। ये चीज़ हमने समझी थी कि व्हाट इज़ इंडेक्स, व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स। और इनफैक्ट हमने इतना करा था कि हमने अलग अलग टाइप ऑफ इंडेक्स को कैलकुलेट भी करके बताया था रैंडमली। एक्सेल पे रैंडम स्टॉक्स लेके अपन ने एक पर्सनल हाइजीन का या पर्सनल केयर का एक जिफ्टी करके इंडेक्स बनाया था। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स को और डेप्थ में समझते हैं। अब देखो यार, अट्रीब्यूशन ऑफ इंडेक्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूशन ऑफ इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडेक्स जो होता है ना, उसकी खूबियां क्या होना चाहिए। समझ रहे हो आप, व्हाट शुड बी इट्स खूबियां, है ना। ये होता है बेसिकली, ये समझाने की कोशिश करी है। तो आप देखोगे इसमें आपको 4 पॉइंट्स का कवरेज दिया है। ठीक है, मैं एक एक करके इसको समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। सबसे पहले कि इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर का क्या मतलब है पता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में से रिलायंस के स्टॉक को बाहर कर दोगे तो आपको ऐसा लगता है कि वो करेक्ट डिपिक्शन होगा इंडियन स्टॉक मार्केट का। मान लो आपने रिलायंस को बाहर कर दिया, आपने टीसीएस, ये 2 स्टॉक्स, और आपने तीसरा एक एचडीएफसी बैंक, ये 3 स्टॉक्स को आपने रैंडमली निफ्टी के कैलकुलेशन से बाहर कर दिया, तो आपको ऐसा लगता है कहीं से कहीं तक कुछ भी करके वो मार्केट को डिपिक्ट कर पाएगा इंडियन मार्केट्स को? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप 2019 में जाके टोटल अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, और आज 2024 में देखिए, इवन आफ्टर द हिंडनबर्ग क्राइसिस, क्या मार्केट का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है? क्या मार्केट का परसेप्शन टुवर्ड्स अडानी इंटरप्राइज बहुत चेंज हुआ है क्या? समझ रहे हो, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल ऑलरेडी इट्स मोर देन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज है उनका जो मार्केट कैप है उससे कहीं गुना ज्यादा मार्केट कैप या उससे ज्यादा मार्केट कैप मेरे स्टॉक का आ चुका है। तो क्या मतलब अडानी का आ चुका है अब। तो क्या अगर आप अडानी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी एक्सक्लूड करके रखते हो निफ्टी 50 से, है ना, इवन इफ इट इज, से फॉर एग्जाम्पल इट इज इंडिया 30th लार्जेस्ट कंपनी, हिंदुस्तान की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी, ऐसा मान के चलो एक मिनट के लिए, और आपने उसको निफ्टी 50 में रखा नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम मार्केट के करेक्ट बिहेवियर को पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नंबर 2, जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स हमेशा, उसका जो कैलकुलेशन होगा दैट शुड बी डन बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब, यार देखो क्या होता है ना, एक्सचेंज जो है, एनएससी इंडिया लिमिटेड, दैट इज वो जो कंपनी है ना वो एक्सचेंज है। दूसरा क्या है, एक हमने देखा था कल के सेशन में या लास्ट वाले सेशन में, निफ्टी इंडाइसेस लिमिटेड। सिमिलरली आप देखोगे बीएससी जो है, बीएससी इंडिया लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है दैट इज एक्सचेंज, लेकिन एशिया इंडिया रेटिंग्स लिमिटेड या एशिया इंडिया इंडेक्स लिमिटेड दैट इज अ डिफरेंट कंपनी जो बीएससी कंप्यूट करने का काम करती है। मैं एक बात और समझा रहा हूं आपको, हो सकता है आपने पिछले सेशन में इसको बहुत हल्के में ले लिया हो, जो मैंने एक्सेल में आपको कंप्यूटेशन बताया था। ठीक है, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल दैट ये आपने स्टार्ट ही करा है बस अभी सीखना, बट आपको पता है आपने एस एन पी करके एक कंपनी का नाम सुना है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, एस एन पी। आप जाके आज कोशिश करके ढूंढना की कोशिश करना कि जो जिसको आप सेंसेक्स बोलते हो ना, जिस इंडेक्स को हम लोग बार बार सेंसेक्स सेंसेक्स बोलते हैं, वो इंडेक्स का पूरा नाम क्या है। उस इंडेक्स का पूरा नाम है एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स। आपको समझ में आ रहा है, एस एन पी और बी एस सी ने मिलके वो सेंसेक्स बनाया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आप जो मेन इंडेक्स है, ठीक है, यूएस का, उसका नाम ही एस एन पी 500 है। नैस्डैक भी जो बनाया है वो एस एन पी ने बनाया है। डाउ जोन्स भी जो बनाया है वो एस एन पी ने बनाया है। समझना, यहां पर इंडिया में जो मेजॉरिटी इंडेक्सेस बनते हैं वो एसएनपी और लोकल एक्सचेंज के कोलैबोरेशन से बनते हैं, है ना। और एक अलग एंटिटी होती है जो उस एक्सचेंज को बनाती है, अलग एंटिटी होती है, मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सचेंज, ताकि आप किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस ना डाल पाओ, ताकि किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए स्टॉक प्राइजेस में, सेंसेक्स इंडेक्स के प्राइजेस में। ठीक है, एंड थर्ड थिंग दैट इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड। प्रोफेशनली मेंटेन्ड का मतलब क्या है, आपके पास एक एसओपी होना चाहिए, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि आप किस लॉजिक से किस कंपनी को निफ्टी 50 में लेके आओगे, किस लॉजिक से किस कंपनी को बाहर लेके जाओगे। जैसे आपने देखा होगा यस बैंक लिमिटेड बीच में बाहर हुआ था। ठीक है, मतलब जब वो स्कैम हुआ था, टाइम हो गया काफ़ी,
ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाया? ऐसा नहीं कि रैंडमली इच्छा हो गई और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं चलता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बहुत प्रोफेशनली मेंटेन होते हैं। अपन इस पर आगे बात करेंगे। मैं आपको इनफैक्ट इम्पैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर ऐड होता है या एक्सक्लूड होता है उससे। तो ठीक है, दो दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड बिलीव मी, जब मैं इक्विटी रिसर्च भी पढ़ाता हूँ, है ना, इक्विटी रिसर्च जो हमारे कोहर्ट्स में हम पढ़ाते हैं, और मैं इम्पैक्ट कॉस्ट करके बोल देता हूँ सडनली, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू NISM कि उन्होंने इम्पैक्ट कॉस्ट डाला है, ठीक है, आप लोगों के करिकुलम में। एक कंसेप्ट और है जो इम्पैक्ट कॉस्ट से बहुत अलाइंड कंसेप्ट है, बट NISM ने उसको नहीं डाला है, दैट इज प्राइस डिस्कवरी। तो मैं एडिशनली प्राइस डिस्कवरी भी कवर करना चाहता हूँ। अगर आपने कभी सुना हो, ठीक है, कि यार मार्केट में ज़्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम आते हैं तो ज़्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है, आपने कभी ऐसा सुना हो अगर, तो उस कॉन्सेप्ट को अपन आज पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन चलते हैं मार्केट्स में। मार्केट अभी लाइव है, जुलाई 2024 में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मार्केट्स आर लाइव। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स एनालाइज एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इम्पैक्ट कॉस्ट इज। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक ले लेता हूँ, डाबर। डाबर का स्टॉक लेते हैं, आज लाइफ टाइम हाई बनाया है, शायद 52 वीक हाई पर है स्टॉक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक बार मैं चेक करता हूँ वीकली ओपन करके। यस, द स्टॉक इज एट 52 वीक्स हाई, पिछले एक साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है, बट एनीवेज दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, अब अगर आप स्टॉक को देखोगे और मैं यहाँ पर ये सी, देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। ठीक है, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग जीरोधा ओवर हियर। मैं बचपन से उसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आई एम यूजिंग इट सिंस 2014-15। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, आई एम यूज टू जीरोधा, आई डोंट हैव एनी अदर रीज़न कि मैं जीरोधा से मूव कर जाऊँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप एक एटलीस्ट एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो अगर आप 18+ हो तो। हम क्या करते हैं इसमें और डिटेल्स देखते हैं। मैं डिटेल्स अगर देखता हूँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अपन इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो ये 20 ऑर्डर्स हैं, या छोटे ऑर्डर लगा दो, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, अभी ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो विंडो है ना, ये वाली पूरी विंडो को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो ऑक्शन का मार्केट होता है। ऑक्शन का मार्केट होता है मतलब क्या है? जिसको खरीदना है वो आके चिल्लाएगा कि मेरे को 635 रुपीज 30 पैसा में खरीदना है। कितनी क्वांटिटी देखो ध्यान से, वहां देखो, इधर जहां कर्सर है, 635.30 रुपीज में खरीदना है। 7 लोगों ने एक साथ चिल्लाया। कितनी क्वांटिटी? अभी एक आदमी ने चिल्लाया 635.50 पे खरीदना है, एक क्वांटिटी। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऑक्शन मार्केट में ऐसे ही होता है, प्राइस क्राई करा जाता है ना, प्राइस को चिल्लाया जाता है। जिसको खरीदना है वो ओके बोल देगा। अगर सेलर, देखो आप यहां पर देखिए, जो रेड में आपको दिख रहा है दैट इज सेलर, ये सेलर है। सेलर क्या बोल रहे हैं? सेलर बोल रहे हैं कि दो लोगों ने दो अलग अलग अकाउंट से ऑर्डर लगे, 2245 क्वांटिटी का बड़ा ऑर्डर लगाया है। ठीक है, अभी एक का ही चेंज होता रहेगा बार बार। ठीक है, इसको समझिए आप कि ये जो टोटल क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी इस प्राइस पे सेल होने के लिए ऑक्शन हुई है ना। 2-3 लोग मिलके चिल्ला रहे हैं कि 1635 रुपए 60 पैसे में, सॉरी 635 रुपए 60 पैसे में आप 1600 क्वांटिटी ले लीजिए। ठीक है, अगर बायर को ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे आप देखोगे हमेशा इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। कारण क्या है? जो बेचने आया है मार्केट में वो चाहेगा, जो ऑफर कर रहा है इक्विटी ना, ये ऑफर है, बिड और ऑफर, इसको बिड और आस्क भी बोलते हैं। आस्क मतलब कि मेरी आस्क क्या है? जैसे आप कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, पापा प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो सामने वाले से पूछते ना, क्या आपकी आस्क क्या है? आस्क मतलब तू कितने में बेचेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा इससे। देखोगे आप, अभी 5 पैसे का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। ये 75 चल रहा है, ये 70 चल रहा है ना। मतलब बेचने वाला बोल रहा है कि मैं 635.75 में बेचूंगा, ये जो बोल रहा है ये 635.70 में मैं खरीदूंगा। जब ये बंदा जो बाय कर रहा है, या तो ये 5 पैसे ऊपर में खरीद ले, या सेलर 5 पैसे नीचे में बेच दे, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको ये जो ट्रेड हिलते हुए दिख रहे हैं, ये या तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या फिर ये कैंसिल हो रहे हैं, या फिर ये मॉडिफाई हो रहे हैं। समझना। अब सर इसमें तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं,
बहुत सारी नहीं, एक्चुअली बहुत सारी क्वांटिटीज है। देखो कितनी सारी क्वांटिटीज है ना इसमें, कितने सारी लाइन आइटम्स है। तो इसमें जो पहला पहला नंबर है ना ये वाला, इसको बोला जाता है बेस्ट बिड प्राइस। जो भी सबसे सारी क्वांटिटीज में बाय क्वांटिटी में जो भी सबसे ऊंची बिड लगाएगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं इसको, थोड़ा सा समझना तो शायद अपन कोई एक स्टॉक में करके देखेंगे कि कैसे होता है ये, पहले कंसेप्ट ही समझो आप। तो इसको बोला जाता है बेस्ट बिड प्राइस। सेलिंग में जो भी सबसे कम अमाउंट लगाएगा, देखो 635.60 इज द लोएस्ट इन द इंटायर रेंज। ठीक है, तो वो बेस्ट ऑफर प्राइस या बेस्ट आस्क प्राइस कहलाया जाएगा। ध्यान से समझना इन दोनों को। इसके अलावा मैं इसको वापस छोटा करता हूं। ये जो नीचे टोटल लिखा हुआ है 3 लाख, और जो यहां पर टोटल लिखा है 524, इसका मतलब यह है कि टोटल या 382, देखो 382 हो गया। कितनी जल्दी क्वांटिटी कम हो गई, देख रहे हो आप कितनी जल्दी क्वांटिटी कम हो गई बेचने वालों की। कि या तो किसी का बिक गया, या फिर बिका तो नहीं, क्योंकि बिकता तो यहां पर आती बड़ी क्वांटिटी है ना। या तो किसी का बिक गया, बिका नहीं है तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसने। ये मैं लाइव मार्केट में आपको समझा रहा हूं, ये हमारी इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में भी नहीं समझा पाता हूं क्योंकि रात को बैचेस होती हैं। तो ये है कि टोटल इतनी क्वांटिटी मार्केट में बिकने को तैयार है, और ये है कि टोटल इतने क्वांटिटी मार्केट में खरीदने को लोग तैयार है। आप ध्यान से देखिए, क्या 3 लाख शेयर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है क्या इस पॉइंट? और ये मोमेंट में है, इस मोमेंट में हो रहा है ये, आप समझ रहे हो? ये जो हो रहा है ये इस मोमेंट में हो रहा है। अभी तक कितने वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है सुबह से अभी तक, जब से मार्केट खुला है 2-3 घंटे हुए हैं, 18,68,000। मतलब ऑलमोस्ट 9,30,000 शेयर खरीदे गए और 9,30,000 शेयर बेचे गए, और ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। ये जो LTQ आपको दिखा रहा है ये बता रहा है लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी की, पिछली क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में बिकी है। ठीक है, ध्यान से समझना। और इधर ये जो एवरेज प्राइस है ना, ये एवरेज प्राइस बताएगा कि सुबह से अभी तक, जैसे सुबह कितने पे ओपन हुआ, 630 पे ओपन हुआ, 630 पे प्राइस ओपन हुआ, 630 के बाद लो क्या बनाया, 619 का बनाया, हाई क्या बनाया, 637 का बनाया, अभी हाई पे ही खड़ा है, ऑलमोस्ट 636 पे खड़ा है। और कल कितने पे क्लोज हुआ था, 630 पे क्लोज हुआ था। तो कल से ऑलमोस्ट 6 रुपए ऊपर है, 1% ऊपर है, 6 रुपए 15 पैसे ऊपर है। ये जो एवरेज प्राइस है ना यहाँ पर, ये आपको बताता है कि जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो ऑन एन एवरेज किस प्राइस पे ट्रेड हुई है। ठीक है, तो ये लक्ष्मण रेखा बन जाती है, क्योंकि जितनी क्वांटिटीज अब इसके ऊपर ट्रेड होंगी तो ये 630.80 का फिगर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो आप? अगर मेरा प्राइस इससे नीचे आ जाता है तो मेरे लिए डिफिकल्टी वाली बात है। समझ रहे हो आप? ये टोटल एवरेज है आज का, कि जितने भी लोगों ने खरीदा और बेचा तो किस एवरेज प्राइस पे ट्रेड हुआ है ऑन एन एवरेज। फिर एक लोअर सर्किट और एक अपर सर्किट है। सर्किट का कंसेप्ट में 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब देखो जैसे 1% है, 1% अप हुआ है ना, मान लो अभी थोड़ी देर में ये 5% अप हो जाए, बहुत बढ़िया, लोग खुश हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ये 10% अप हो जाए, लोग और खुश हो गए। फिर ये 20% अप हो जाए, है ना, और मार्केट बंद होते होते ये 70% अप हो जाए। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? डाबर जैसी कंपनी, समझना क्या बना के बेच रहे हो, च्यवनप्राशी बेच रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे, और शहद बेच रहे हो, दो ही तो बड़े प्रोडक्ट हैं आपके पास, और तो कुछ है नहीं। तीसरा हाजमोला बेच रहे हो डाबर का, राइट। कंजम्पशन कंपनी, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ने सडनली ये सोचा कि 600 रुपीज वाला जो स्टॉक है वो 1,000 रुपये पे ट्रेड होना चाहिए सेम डे पे? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो गया हो मार्केट में स्टॉक प्राइस को लेके? क्या एक्सचेंज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैनिपुलेशन को जितना हो सके उतना रिस्ट्रेन करके रखे? बिल्कुल है। तो एक्सचेंज क्या बोलता है पता है, एक लिमिट लगा देता है कि आप कितना बढ़ सकते हो एक दिन में और कितना कम हो सकते हो एक दिन में। कितना बढ़ सकते हो वो जो लिमिट है वो 693.20 है, अपर सर्किट। इसको बोला जाता है अपर सर्किट, मतलब लिमिट, डेली कितनी प्राइस मूवमेंट की लिमिट है अपर सर्किट, और कितना आप नीचे जा सकते हो उसको बोला जाता है लोअर सर्किट। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये प्राइस 636 से बढ़ के 693.20 हुआ
ध्यान से समझना, रेगुलेटरी वाली बात है, लीगल बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है ना, ये लॉ बना हुआ है देश का। अगर 636.40 हुआ, सॉरी 693.20 हुआ ये अपर सर्किट, ये प्राइस यहां पर आ गया 693 तक चला गया, मतलब 693 कितना होता है, ये होता है ये जो स्टॉक है, मैं ये फालतू की सब चीजें हटा देता हूं, ठीक है। ये जो स्टॉक है जो आपको दिख रहा है, लेट मी जस्ट, हाँ जी, ये जो स्टॉक है अभी जो आपको दिख रहा है, इसका डेली मूवमेंट दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको ऐसे समझ में आएगा। 693 ये रहा ओवर हियर, ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक वाली लाइन, अगर ये बढ़ के यहां पर चला गया ना तो इसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी। मतलब स्टॉक मार्केट में ना तो अब नए ऑर्डर डालेंगे इस स्टॉक के लिए, ना ही कोई बेचने आएगा। सर कितनी देर बेचने नहीं आएगा, 1 घंटा। समझ रहे हो? वैसे तो स्टॉक में सर्किट लिमिट रहती है, बट वो एक बार जाके समझ लेना सर्किट क्या होता है वो समझो, ठीक है। दूसरा, लोअर सर्किट क्या है इसका, लोअर सर्किट है 567, मतलब 567 ये रहा इधर। ये स्टॉक अगर अभी यहां से गिर के पूरी रेड कैंडल बनाते हुए यहां पर आ जाता है तो स्टॉक की ट्रेडिंग रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि वोलैटिलिटी मैनेज करी जा सके। भाई ऐसा नहीं हो गिर के खत्म ही हो जाए, है ना, लोग पैनिक में बेचना शुरू कर देंगे ना, और लोगों का नुकसान होगा ज़्यादा। तो बेटर है ट्रेडिंग हॉल्ट करो, लोगों को समझने दो पहले कि क्यों गिरा इतना प्राइस, है ना, फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी होगी फिर से, नहीं जब वापस खुलेगा तब। एक इसमें एक्सेप्शन है, अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है, मतलब मैं समझा नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है मतलब मैं जाके देखता हूं डाबर, डाबर और मैं लिखता हूं फ्यूचर, देखो क्या डाबर का फ्यूचर यहां आ रहा है क्या, तो ये एफएनओ वाला स्टॉक है। एफएनओ वाले स्टॉक के अंदर एक एक्सेप्शन रहता है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है कितना भी नीचे जा सकता है। सर तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो क्या 636 रुपीज का स्टॉक आज ही के दिन 1200 जा सकता है, 1500 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 636 रुपीज का स्टॉक आज ही के दिन 200 रुपए जा सकता है, 100 रुपए भी जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये लिख के क्यों रखा है इन्होंने, ऐसे ही लिख के रखा है, कैलकुलेशन के लिए लिख के रखा है, समझना मेरी बात। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई स्टॉक एफएनओ स्टॉक है तो उसके ऊपर क्या लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, सर्किट्स एप्लीकेबल नहीं होते, नहीं होते। कोई नॉन एफएनओ स्टॉक का एग्जांपल लेके दिखा सकते हो आप, ये रहा एक स्टॉक है डेको माइका, देखो इसमें सर्किट लग गया 5% पे, क्या आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर, देखिए आप डाबर के वॉल्यूम को डेकोमाइका के वॉल्यूम के साथ कंपेयर कीजिए सर। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको, आपके लिए। आप देख रहे हो डेकोमाइका में जो नीचे है डेकोरेटिव माइका, इट्स अ सन माइका, जो प्लाई के ऊपर माइका होता है उसको बनाने की अच्छी कंपनी है, इट्स अ गुड बिजनेस, ठीक है। मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि मैं काफ़ी सालों से इसको एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं और ये अच्छा चल रहा है, चल ही रहा है। देखो आप चार्ट भी देखोगे आपको समझ में आएगा, वोलैटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है बट इट्स ग्रोइंग, बिजनेस इज ग्रोइंग, नॉट द प्राइस, ठीक है, फॉर वेरी लॉन्ग। इसको मैं वीकली भी कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको वो ना दिखे। देखिए 2020 में 8 रुपये था, 8 रुपये से ऑलमोस्ट 10x हुआ है, जो मार्केट में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हुए, ठीक है। तो अभी क्या है ना ब्रो, यहां पर फोकस कर थोड़ा सा ब्रो, ये इम्पैक्ट कॉस्ट का कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं ताकि मैं आपको एक्सेल में लेके जा सकूं, कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है। हाँ, तो जब तक ये एक्सेल ओपन हो रहा है तब तक ये समझो, क्या डेकोमाई का एक फ्यूचर एफएनओ स्टॉक है, चेक करो डेकोमाई का फ्यूचर कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट अ फ्यूचर स्टॉक। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो स्टॉक 98.95 पे ट्रेड कर रहा है, इसकी लोअर सर्किट की लिमिट क्या है, 98.90। तो सर आप ये बोल रहे हो कि ट्रेडिंग रुक चुकी है इसके अंदर, हाँ रुक चुकी है। देखो सर्किट लग गया उसके अंदर, कौन सा सर्किट लगा है, लोअर सर्किट लगा है, आप देख पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो ढंग से। सर्किट जब लगता है तब ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुकी है, देखो ना मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ऊपर देखो और नीचे देखो आपको समझ में आ जाएगा। अरे प्राइस तो हिलता है कितना भी छोटा स्टॉक हो, कितना भी छोटा स्टॉक हो, प्राइस थोड़ा तो मूव करेगा ना यार ब्रो।
यहां पर सर्किट लग चुका है, ये स्टॉक फ्रीज हो चुका है आज के लिए, अब ट्रेड नहीं होगा ये। अच्छा सर, क्या कभी ट्रेड नहीं होगा? होगा अगर बायर आ जाएंगे यहाँ पर खरीदने वाले। बायर ही नहीं है ना, जीरो बायर है। देखो आप 124 स्टॉक खरीदने के लिए बायर है। बायर बोल रहा है जो बेस्ट बाय प्राइस है वो 98.95 है, जो बेस्ट ऑफर प्राइस है वो 101.80 है। कितना डिफरेंस है दोनों में, देखिए आप, ऑलमोस्ट 3 रुपए का डिफरेंस है, राइट। और यहां पर कितना डिफरेंस है? 40 पैसे का डिफरेंस है। जब हमने पहले देखा था तो 5 पैसे का डिफरेंस था, ठीक है। एक्सेल क्या ओपन हो चुका है? बिल्कुल एक्सेल ओपन हो चुका है। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये डेकोमाइका का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आपके लिए, और इसके थ्रू मैं आपको इम्पैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप 1 मिनट के लिए मान लो, या लेट मी जस्ट सी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे मान लो। परफेक्ट। ठीक है, मैं पूरा का पूरा सेलो का लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट एंड, पहले इम्पैक्ट कॉस्ट समझ लो। ठीक है, सब लोग ध्यान से। मुझे है ना, मुझे सेलो के 1,000 शेयर खरीदने हैं, ठीक है। या मुझे सेलो के 200 शेयर खरीदने, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। खरीदने, बाय करना है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑफर प्राइस क्या अवेलेबल है मार्केट में? अगर मुझे, मैंने तो सोच ही लिया, मैं ये सब चिंदीगिरी में नहीं पड़ूंगा, जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे खरीदूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू बाय, ठीक है, क्योंकि मैं कहा एक दो क्वांटिटी के लिए कुछ लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कहाँ मिल रहा है बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट ऑफर प्राइस? 952.90। बट क्या पूरी 200 क्वांटिटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है मार्केट में इस समय? ये जो टॉप 5 दिख रही है, मान लो इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 143 क्वांटिटी अवेलेबल है। मान लीजिए मैंने 143 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर डाला। ध्यान से समझना, मैंने कैसे बाय ऑर्डर डाला, इधर ध्यान से, है ना। मैंने ये बाय ऑर्डर डाला, और बाय ऑर्डर में मैंने यहां पर लिखा 143, और मैंने है ना प्राइस नहीं डाला कुछ भी, मैंने मार्केट ऑर्डर डाला। अब देखो, मार्केट जैसे ही मैंने करा उसने प्राइस वाला ऑप्शन हेजी कर दिया मेरे लिए। नहीं तो मैं प्राइस वाला ऑप्शन यहाँ डालूंगा ना, तो नॉर्मल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी प्राइस डाल सकते हो। मैंने मार्केट जैसे ही डाला, जैसे ही मार्केट ऑर्डर आप लगाओगे ना, तो पता है कौन सा स्टॉक ट्रेड होगा आपके लिए? जो बेस्ट ऑफर प्राइस वाला स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमने है ना बाय ऑर्डर फॉर 143 क्वांटिटी एट मार्केट, मार्केट पे ऑर्डर डाला है 143 क्वांटिटी का। मैंने जब ऑर्डर डाला था तब मैंने देखा था कि 952.55 रुपीज चल रहा है, ठीक है। जब ऑर्डर डाला उस समय करंट मार्केट प्राइस क्या था? 952.55। अब देखो हुआ क्या होगा, थोड़ा समझो एक्सचेंज में क्या होगा। एक्सचेंज को मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ 143 क्वांटिटी का। एक्सचेंज ने जैसे ही देखा कि मार्केट ऑर्डर है, तो उसने है ना मेरे को इस लिस्ट में इंक्लूड करा ही नहीं। उसने सीधे जाके देखा कि बेस्ट ऑफर प्राइस क्या है। उसने बोला बेस्ट ऑफर प्राइस इज 952.90। ओके, कितनी क्वांटिटी खड़ी है 952.90 पर बिकने के लिए? 30, दो इसको। तो 143 में से 30 क्वांटिटी मेरी एग्जीक्यूट हो गई। पार्शियल एग्जीक्यूशन होते हैं कई बार ऑर्डर्स के, ठीक है। अगली क्वांटिटी कितने पे खड़ी? क्या बंदे ने प्राइस डाला है? नहीं डाला। उसने तो बोला जो बेस्ट ऑफर प्राइस मिले उसमें दो मेरे को, मेरी क्वांटिटी पूरी करवाओ आप, भले कितने भी प्राइस में दो आप मेरे को। 953.80 कितनी क्वांटिटी है? 12, कोई बात नहीं। अगला 954.05 कितनी क्वांटिटी है? 64। नेक्स्ट 954.10 कितनी क्वांटिटी है? 17। नेक्स्ट 954.20 कितनी क्वांटिटी है? 20। क्या पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई? पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। ध्यान से समझना, ठीक है। टोटल कितना आया? टोटल कितना अमाउंट लेना है उससे? ठीक है,
टोटल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 1,36,000, ठीक है। एवरेज बाय प्राइस क्या आया है मेरा? व्हाट शुड बी माय एवरेज बाय प्राइस इन दिस केस? दिस इज द टोटल बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल बाय क्वांटिटी। क्या आप कुछ देख पा रहे हो क्या हुआ है? जब मैंने ऑर्डर पंच करा था तब मैंने ये सोच के पंच करा था कि 952.55 रुपीज़ के अंदर मेरे को सारे के सारे शेयर मिल जाने चाहिए। बट क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्या मुझे कुछ एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ी? क्या जरा 2 मिनट सोचो ऐसा कि अगर मैं मार्केट प्राइस पे ही 143 क्वांटिटी मेरे को पूरी 952.55 पे मिल जाती, जो मेरा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता? मुझे देना पड़ता 1,36,215। अभी मुझे कितना देना पड़ रहा है? 1,36,396। तो व्हाट वुड बी माय इम्पैक्ट कॉस्ट ओवर हियर? योर इम्पैक्ट कॉस्ट वुड बी दिस, जो एक्चुअल क्वांटिटी ट्रेड है माइनस जो अगर आप एलटीपी पे करते तो 180 रुपये 85 पैसे। ये आपकी एक्चुअल इम्पैक्ट कॉस्ट है। अगर आप एक्चुअल इम्पैक्ट कॉस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? दिस डिवाइडेड बाय योर इनिशियल कॉस्ट। 0.13% इज योर इम्पैक्ट कॉस्ट। कल याद है लास्ट सेशन में एनएसी की वेबसाइट खोल के पढ़ाया था कि उसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है वो 0.05% या 0.50% होती है। क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये मेरी इम्पैक्ट कॉस्ट है। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि जब मैं मार्केट में माल बेचने जाऊंगा तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी कम है, ध्यान से समझना, मार्केट में लिक्विडिटी ही इतनी कम है कि वो बेचते बेचते ही प्राइस बढ़ जाएगा। क्या इसमें ऐसे ही हुआ कि माल 143 क्वांटिटी बेचते बेचते ही 1.5-2 रुपए बढ़ गए? 952.55 पे सोचा था बिक जाएगा, एक्चुअल बिका 954 पे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? और 954 भी क्या, 954 में भी कुछ तो होगा और ऊपर ने देखा नहीं। 953.80, 953.80, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 रुपये 30 पैसे ऊपर बिक गया माल। कैसे बिका? क्योंकि बिकते बिकते कॉस्ट लग गई। दैट इज द इम्पैक्ट कॉस्ट। समझ रहे हो आप? अगर मान लो कि यहां पर आप बाई की जगह सेल कर रहे हो, सुनना, तो क्या सेल करने में भी इम्पैक्ट कॉस्ट लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। देखिए आप, जो बेस्ट बिड प्राइस है वो 952.50 है, वहां से कम होते होते 952.05 पे आया है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो हुआ कंसेप्ट ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट। अपन थोड़ा सा समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्कवरी क्या होता है। ऐसा मार्केट में बोला जाता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है। प्राइस डिस्कवरी मतलब किसी भी चीज की सही वैल्यू क्या है, उसका फेयर प्राइस क्या है, यह आपको स्टॉक मार्केट से पता चलता है। तो स्टॉक मार्केट से कैसे पता चलेगा? ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मान लो ऐसा कि मेरे पास एक आर्टिकल है, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। मेरे को इसकी प्राइस डिस्कवरी करनी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है कि फेयर प्राइस क्या है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में जाके इस पेन को रख दूंगा, बोलूंगा कि जिसको खरीदना है बोलो कितने में खरीदोगे, जिसको बेचना है बोलो कितने में बेचोगे, मतलब बेचना तो मेरे को ही है, ठीक है। तो सामने वाला आया, सामने वाले ने बोला कि यार ये पेन मैं 4 रुपये 50 पैसे में लूंगा। मैंने बोला नहीं यार, 4 रुपये 50 पैसे में तो नहीं। दूसरा आया, उसने बोला मैं 4 रुपीज़ 75 पैसे में लूंगा। मैं बोला नहीं, 475 में तो नहीं दूंगा। मैं बोला 4 रुपीज़ 90 पैसे में लूंगा। मैं बोला डन। क्या ये पेन की प्राइस डिस्कवरी हो गई? क्या क्या लोगों को पता चल गया कि इस तरह का पेन 4 रुपीज़ 90 पैसा में बिकता है मार्केट में? सेम यही चीज स्टॉक के साथ होती है। जब आईपीओ के बाद पहले दिन स्टॉक लिस्ट होता है मार्केट में, तब आप देखोगे बहुत वाइल्ड मूव्स होते हैं स्टॉक में उस दिन। पता है क्यों वाइल्ड मूव होते हैं? क्योंकि एक एपी सेंटर पे आने की कोशिश करता है प्राइस। लोग प्राइस को एक जगह पर लेके आने की कोशिश करते हैं, एक फेयर प्राइस डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये प्राइस डिस्कवरी के पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? प्राइस डिस्कवरी के पीछे फैक्टर्स होते हैं कि लोगों के इमोशंस क्या हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस असेट को लेके, लोगों का परसेप्शन क्या है, उनके पास एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है, कहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं ये स्टॉक के तो रिजल्ट खराब आने वाला है, उनका ऐसा परसेप्शन है, तो वो बेचेंगे। किसी को लग रहा है अच्छा आने वाला है तो वो खरीदेगा।
दो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के लोग चाहिए एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बात ध्यान रखना, ठीक है। जब वो नहीं होते हैं तब क्या होता है पता है, तब मार्केट में सर्किट लग जाता है। यहां पर बेचने वाला खड़ा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं खड़ा है, तभी मार्केट डाउन है, 5% गिर चुका है स्टॉक। और बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले ऑलमोस्ट निल है, तो स्टॉक की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसीलिए आप देखोगे कि उसका प्राइस गिरा हुआ है क्या। और दूसरी चीज ध्यान से समझना, अगर मैं अगर मैं ये आपको बोलता हूं कि इसका बेस्ट बिड प्राइस क्या है, तो क्या क्या बोलोगे आप, व्हाट इज द बेस्ट बिड प्राइस? बेस्ट बिड प्राइस इज 98.95। ठीक है, ध्यान से, इसका बेस्ट आस्क प्राइस क्या है? अब ऑफर प्राइस बोलना छोड़ दो, आस्क प्राइस की आदत डालो। दैट इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज इन फाइनेंस। वो टर्मिनोलॉजी अपन फाइनेंस में यूज करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज माय आस्क प्राइस। तो इसका बेस्ट आस्क प्राइस क्या है? बेस्ट आस्क प्राइस इज 101.80 रुपीज। इसका अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं, इसका बिड आस्क स्प्रेड क्या है? स्प्रेड मतलब डिफरेंस। व्हाट इज द बिड एंड आस्क का डिफरेंस? बिड एंड आस्क ये एब्सोल्यूट नंबर में आता है, 2 रुपए 85 पैसे। पॉजिटिव ही आएगा वो हमेशा। अगर इसको आपको एब्सोल्यूट लिखना है, हमेशा ही एब्सोल्यूट करना है, तो आप इसको एबीएस में ऐसे करके डाल दो, तो अंदर नंबर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव दिखाएगा। दैट इज द बिड आस्क स्प्रेड। वैसे तो बिड माइनस आस्क करा जाता है, ठीक है। तो बिड माइनस आस्क, अगर मैं बेसिक हिसाब से समझा रहा था, -2.85 कर लो, ठीक है। अब यहां पर क्या है? बिड आस्क स्प्रेड परसेंटेज, तो इट वुड बी दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। इंटू 100 नहीं करना चाहिए था मुझे, डिवाइडेड बाय दिस। 2.9% इज द बिड आस्क स्प्रेड का डिफरेंस, ठीक है। 1 मिनट समझना। इसके बाद अगर मुझे सेलो का बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट करना है, तो दिस इज फॉर डेकोमाइका। हाँ, डेकोमाइका यहाँ लिख देते हैं अपन, लेट्स डू इट। यहां पर करते हैं अपन सेलो, रादर मैं इधर लेके आता हूं, और इधर अपन करेंगे डाबर। तीनों करेंगे अपन आज। सेलो में देखिए, सेलो के अंदर बेस्ट बिड प्राइस क्या है? 952.50। नीचे वाला क्या है? 952.90। सेलिंग डिफरेंस कॉपी मारो इधर सीधे, ठीक है। लेट्स गो टू डाबर एंड पिक डाबर ओवर हियर। सेम चीज, 635.05, 635.40। व्हाट इज द डिफरेंस? समझिए इधर। और एक मैं और आपको बताता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और एक और बताता हूं, निफ्टी। जरूरी है नहीं तो क्यों बताता। निफ्टी का फ्यूचर, रिलायंस का देखिए बिड आस्क डिफरेंस क्या है। ये मैं उठाया, इधर लाके डाल दिया। रिलायंस इज 613152.40 एंड 3153.45। एंड करिए इसको। निफ्टी का देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। लेट्स पिक निफ्टी। यहां पर मैंने उठा के डाला 24307, 24308.95। यस। क्या आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल देख पा रहे हैं सर क्या हो रहा है। और दिखाता हूं आपको, ठीक है। और एक चीज है जो अपन यहां पर डालना भूल गए, अगर मैं डालता हूं तो यहां पर आप लिखो टोटल वॉल्यूम्स। टिल नाउ, अभी तक के टोटल वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं फटाफट जाके, ठीक है। तो डेकोमाइका का टोटल वॉल्यूम इज 1887। सेलो का टोटल वॉल्यूम अभी तक इज 1,16,928। डाबर का टोटल वॉल्यूम इज 19,49,000, वाह 132। रिलायंस का टोटल वॉल्यूम इज 23,76,396, वाह।
और निफ्टी का टोटल वॉल्यूम है 60,40,150। वेरी गुड। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ मेरे को, कमेंट में लिख के बताओ क्या हो रहा है। कोशिश करो 2 मिनट इन दोनों को देखो और इन दोनों को देख के समझो क्या हो रहा है। अगर बिड आस्क स्प्रेड बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है क्या कि मेरे वॉल्यूम्स कम है इसलिए बिड आस्क स्प्रेड बड़ा हुआ है। अगर बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम है जो लीस्ट है, अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो वॉल्यूम बड़े हुए हैं। उल्टा बोलना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा रहेगा और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बिड आस्क स्प्रेड कम रहेगा। ध्यान से समझना। प्राइस डिस्कवरी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या ये प्राइस डिस्कवरी आपको लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की प्राइस डिस्कवरी है? नो। ठीक है, इट्स अ बैड प्राइस डिस्कवरी। इट्स नॉट अ गुड प्राइस डिस्कवरी। क्या कारण बताए क्या? क्योंकि लोग ही इतने नहीं है कि वो सही प्राइस ढूंढ पाए। अगर सही प्राइस ढूंढ पाते तो क्या बिड और आस्क का स्प्रेड नहीं खत्म हो जाता? यहां पर लोगों में डिफरेंसेस क्रिएटेड है अभी। एक बोल रहा है 98.95 में बेचूंगा, दूसरा एक बोल रहा है 101.8 में बेचूंगा, खरीदने वाला बोल रहा है 98.95 में खरीदूंगा। ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम है। सोचो अगर यहां पर 18 लाख लोग आ जाएं एक साथ खरीदने बेचने, तो 3 रुपए का डिफरेंस कोई ना कोई तो आएगा जो जंप करेगा कि हाँ भाई ला दे। ये एग्जैक्ट चीज हो रही है निफ्टी के साथ, ये एग्जैक्ट चीज हो रही है रिलायंस के साथ। सर क्या ये बिड आस्क स्प्रेड का डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है क्या? बहुत ज्यादा भी हो सकता है। कितना ज्यादा हो सकता है एक बार बताओगे? देखो ऐसे तो कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना ज्यादा होता है, बट मैं बड़े बिड आस्क स्प्रेड के डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं एक बार यहाँ पर कुछ मिलता है क्या। 100-200 ही है। ठीक है। एमआरएफ का 1,40,000 का कॉल। यस, लेट्स सी। हाँ अभी आप देख रहे हो कितना बड़ा बिड आस्क डिफरेंस है इसके अंदर। 520 और 543, ऑलमोस्ट 20 रुपीज का बिड आस्क डिफरेंस है। दैट इज क्लोज टू 5%। 5% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जहां लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, जहां वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, वहां पर बिड आस्क स्प्रेड हमेशा कम रहेगा, प्राइस डिस्कवरी बेटर रहेगी और साथ में इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम रहेगी। ये बात ध्यान रखना। ये एक रूल है, आप चाहो तो कहीं नोट करके रख लो। रूल नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स है। इफ द वॉल्यूम इज हायर देयर विल बी लेस अ लोअर बिड आस्क स्प्रेड एंड बेटर प्राइस डिस्कवरी लीड्स टू लोअर इम्पैक्ट कॉस्ट। और अगर वॉल्यूम लो है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसा अपन ने देखा था इंडेक्स मैनेजमेंट, मैंने बताया था शुड बी डन प्रोफेशनली, और मैंने आपको बोला था ये बाद में आएगा, तो अब आ चुका है आपके सामने। इसमें दो चीज़ें हैं, लाडा 3 चीज़ें। एक होता है इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है इंडेक्स का मेंटेनेंस और तीसरा होता है इंडेक्स का रिवीजन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है वो समझना। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में ये बोला जाता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना है कि कौन सी कंपनीज इंडेक्स में आएंगी, वो किस वेट से आएंगी, इंडेक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो किस मेथड से होगा। ये सब चीज़ें इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में आती हैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उस समय एक होता है लिक्विडिटी और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब एक चीज़ ज़रा समझना, मैंने लिक्विडिटी अभी आपको एक्सप्लेन करा एक्सेल में। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है वो थोड़ा सा समझ जाओगे तो लाइफ टाइम में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपके साथ। इधर ध्यान से, अगर मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं हो सकता है पूरे 1 लाख रुपए सिर्फ एक स्टॉक में डाल दूं, बिल्कुल ठीक है। मैं 1 लाख रुपए 5 स्टॉक्स में डालूं, अलग अलग सेक्टर के 5 अलग अलग स्टॉक, बिल्कुल ठीक है। मैं 1 लाख रुपए 19 स्टॉक्स में डाल दूं, बिल्कुल ठीक है। मैं 1 लाख रुपए 25 स्टॉक्स में डाल दूं, बिल्कुल ठीक है। मैं 100 स्टॉक्स में डाल दूं, बिल्कुल ठीक है। और मैं 400 स्टॉक्स में 1 लाख रुपए डाल दूं, मर्जी मेरी। 250-250 के 400 शेयर खरीद लिए मैंने, आपको क्या करना। ठीक है, मेरी मर्जी में जो करूं मेरे पैसे के साथ। मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से
रिस्क ध्यान से समझना इधर, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलोगे दैट दिस इज डाइवर्सिफाइड एंड दिस इज अनडाइवर्सिफाइड, डेफिनेटली दे आर। बट क्या ये 400 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो क्या आप इसको वेल डाइवर्सिफाइड बोलोगे क्या? नो, इट इज नॉट वेल डाइवर्सिफाइड। आई टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड ओवर हियर। अगर मैं पूरे 1 लाख रुपए के स्टॉक में डाल देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं डाबर में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे रात को नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। मेरी जीवन में सिर्फ एक ही काम बचेगा बस, कि डाबर कंपनी को ट्रैक करो कि डाबर कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। ये काम मेरी लाइफ में बचेगा, दैट व्हाट एग्जैक्टली द डाबर कंपनी इज डूइंग, है ना। क्या ये बहुत रिस्की बेट है क्या? बहुत ज़्यादा रिस्की बेट है भाई। सोचो अगर डाबर का शेयर कल एक ही दिन में 6% नीचे चला गया तो एक साथ आपके 6,000 रुपये नीचे चले गए, पूरा पोर्टफोलियो 6% नीचे आ गया। सर रिस्क थोड़ी कम करो, कोई बात नहीं, तो एक डाबर खरीद, एक अंबुजा सीमेंट खरीद। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको रिकमेंडेशन मत लेना, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, वी आर एजुकेटिंग, आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू ओवर हियर, ठीक है। एक डाबर खरीद, एक अंबुजा खरीद, एक से फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर खरीद, एक इन्फोसिस खरीद और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद। 5 अलग अलग स्टॉक, 20,000 रुपीज़ डाल दे। क्या आपको लगता है कि रिस्क कम हो गई है? हाँ लगता है सर कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब अगर डाबर एक दिन में 6% गिर भी गया तो मेरा क्या 6% से पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा? नहीं, मेरा पोर्टफोलियो कितने से गिरेगा? 1.2% से। और अगर डाबर गिरा और बाकी दूसरे बड़े रहे तो शायद गिरे भी ना, शायद प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो यार रिस्क तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर मैं 19 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं, मैं डिफरेंट 19 स्टॉक्स डालता हूं, तो क्या मेरी रिस्क और ज्यादा रिड्यूस होगी क्या? और ज्यादा रिड्यूस होगी। अगर मैं 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो क्या मेरी रिस्क और ज्यादा रिड्यूस होगी? मेरी रिस्क और ज्यादा रिड्यूस होगी। लेकिन इसके बाद अगर मैं 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो क्या मेरी रिस्क और ज्यादा रिड्यूस होगी? नहीं होगी। बताता हूं आपको, अगर मैं 400 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मेरी रिस्क और ज्यादा रिड्यूस होगी। अब और रिस्क मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डाइवर्सिफिकेशन ऑप्टिमम हो चुका होगा। इसी को बोला जाता है वेल डाइवर्सिफाइड ना। ऑप्टिमम हो चुका होगा मतलब कि भाई अब 25 शेयर से ज्यादा अगर आप बढ़ाते हो, ध्यान से समझना, 25 शेयर से ज्यादा अगर आप बढ़ाते हो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में तो आपकी रिस्क तो कम नहीं होने वाली है। सर रिस्क कम नहीं होने वाली है तो भी कोई बात नहीं, बढ़ा दो। लेकिन अगर आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाओगे अपने पोर्टफोलियो में उतना आपका रिटर्न कमजोर होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको यहां बनवा देता हूं डाइवर्सिफिकेशन के। वन स्टॉक पोर्टफोलियो, इट इज वेरी रिस्की ना। 7 स्टॉक पोर्टफोलियो, लेस रिस्की। 25 स्टॉक पोर्टफोलियो, लीस्ट रिस्की। डन। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डाइवर्सिफिकेशन stops reducing the risk and start reducing returns। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हम मूर्ख हैं क्या? अगर मुझे पता है कि 25 स्टॉक के पोर्टफोलियो में सबसे लोएस्ट रिस्क है, अगर मैं 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मेरी रिस्क तो कम नहीं होगी लेकिन मेरा रिटर्न 1% कम हो जाएगा। क्या हम कभी ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी देखना होता है कि अगर आप कोई इंडेक्स बना रहे हो तो उस इंडेक्स में कितने नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। ये दोनों चीज़ें समझनी होती है। मेंटेनेंस में क्या आता है पता है?
मेंटेनेंस में आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। सर कॉर्पोरेट एक्शंस का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब बोनस इशू करा, शेयर स्प्लिट हो गया, ठीक है, एक शेयर था 100 रुपए का, उसको बांट के उन्होंने 10 रुपए का एक कर दिया मार्केट में, 10 शेयर बांट दिए। पहले जिसके पास एक शेयर था अब उसकी 100 रुपए का, अब उसके पास 10 शेयर हैं 10 रुपए के, बात तो वही है, ठीक है। इस तरह का डिविडेंड आ गया तो डिविडेंड आता है, शेयर की प्राइस कम हो जाती है, तो वो सारे एडजस्टमेंट अपने को इंडेक्स की वैल्यू में करने पड़ेंगे, है ना। क्वांटिटी बढ़ जाएगी और प्राइस आधा हो जाएगा अगर स्प्लिट हुआ है तो वो जो कैलकुलेशन कल अपन ने करा था एक्सेल में वो करना पड़ेगा आपको, वो मेंटेनेंस होता है। रिवीजन मतलब कब किसको एग्जिट करना है। एक बार मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया इंडेक्स का तो मेरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कब किस स्टॉक को एग्जिट देना है, कब किस स्टॉक को इंक्लूड करना है, ठीक है। डिफरेंस बताओ सर, थोड़ा समझा दो आप कि अगर कोई स्टॉक इंडेक्स के अंदर आता है तो क्या एडवांटेज होता है उस स्टॉक के साथ, और अगर कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर जाता है तो क्या डिसएडवांटेज होता है उस स्टॉक के साथ, ठीक है। बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए ये निफ्टी 50 है, इस निफ्टी 50 में एक स्टॉक अभी एंट्री ले रहा है, आप लोगों का बहुत शायद फेवरेट स्टॉक होगा वो, शायद, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एक स्टॉक एंट्री लेने वाला है, से फॉर एग्जांपल जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जीआरएससी, ठीक है। और एक स्टॉक है मान लीजिए जिसको इन्हें बोला है कि यार इस स्टॉक को आप एग्जिट करवाओ, जैसे कि कोई एक स्टॉक ऐसे ले लो आप जो निफ्टी 50 का पार्ट है और एग्जिट मोड पर है, डाबर से फॉर एग्जांपल, है ना। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हो सकता है, नॉट श्योर, ये कोई रियलिटी वाली चीज़ नहीं, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि क्या होता है। अब क्या होता है ना ब्रो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हेज फंड इज एन इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे रिटेलर्स भी होते हैं जो सिर्फ इस फंड में पैसा डालते हैं, मतलब वो निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। तो वो लोग निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा डालते हैं? जो म्यूचुअल फंड होता है वो क्या करता है पता है, जैसे मेरे पास अगर 1,000 करोड़ रुपए की एसआईपी इकट्ठी हुई है और मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर हूं, तो मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को 1,000 रुपए लेने और जिस वेट में निफ्टी में जो स्टॉक है वो खरीदना है। अब ध्यान रखना, क्या मेरे पास, अगर मैं फंड मैनेजर हूं, मैंने निफ्टी 50 का रेप्लिका पोर्टफोलियो बिल्कुल मैनेज करा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है, रेप्लिका बना है, मिरर इमेज, तो क्या मेरे पास डाबर के शेयर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या मेरे पास जीआरएससी के शेयर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अब इंटर करेगा कल से, ध्यान से समझना। तो क्या कल मेरे को एक एक्शन लेना पड़ेगा? क्या मेरे पोर्टफोलियो पे लेना पड़ेगा? रीबैलेंसिंग बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। क्या एक्शन लेना पड़ेगा आपको आपके पोर्टफोलियो पे? आपको डाबर को सेल करना पड़ेगा और आपको जीआरएससी को बाय करना पड़ेगा। सोचो, क्या मैं ये अकेला करने वाला हूंगा जो कल ये करेगा, कि डाबर को सेल करेगा और जीआरएससी को बाय करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे लोग मिलके जीआरएससी को बाय करने के लिए आएंगे तो क्या जीआरएससी की डिमांड शूट अप हो जाएगी? क्या प्राइस बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बहुत सारे लोग मिलके जब डाबर की सेल करने आएंगे, ठीक है, तो क्या डाबर में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी? क्या प्राइस रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। सर ऐसा एक्चुअली में होता है क्या? बिल्कुल होता है। अपन यहाँ कोई, आपको क्या लग रहा है अपन क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, 100% होता है। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, मैं आपको लेके चलता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब डिलीट करने दो पूरा का पूरा, लेट्स डिलीट एवरीथिंग ओवर हियर। लेट्स ओपन वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड मैंने ओपन किया है और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा, मैंने इसको डेज में कन्वर्ट किया है। अगर आप देख पाओ तो ये जो पर्टिकुलर डे है 30 नवंबर 2022, इस दिन वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम आया है। ये इतना वॉल्यूम जो है ना, ये जो वॉल्यूम है ये पहले कभी नहीं आया आज तक, ठीक है। क्या हुआ ऐसा इस दिन? सोच के बताओ, कुछ तो हुआ होगा। इतना महंगा स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक ऑलरेडी 100-150 रुपए पे ट्रेड कर रहा था वो 650 रुपए तक आ गया। सडनली ऐसा क्या हुआ कि किसी को ऐसा लगा कि ये स्टॉक 570 का मिल रहा था और लोग इतना खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए कि वो 664 तक उन्होंने उस स्टॉक की बाइंग करी। कुछ तो हुआ होगा। लेट्स चेक वीबीएल एमएससीआई इंडेक्स न्यूज़, इधर देखिए 30 नवंबर 2022,
These six Indian stocks are now part of MSCI Global Index. सर व्हाट इज MSCI Global Index? मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का इंडेक्स है, इट्स अ ग्लोबल इंडेक्स। तो मॉर्निंग स्टार का इंडेक्स होता है, और क्या बहुत सारे बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस इंडेक्स को परचेस करके रखते हैं? यस, होते हैं जो एक्चुअली में इस इंडेक्स को परचेस करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या उन सब लोगों ने, जब उनको पता चला होगा कि VBL इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज एंटरिंग इन इट्स अ गुड बिजनेस डेफिनेटली, तो क्या उन लोगों ने बाइंग करी होगी? बिल्कुल करी है, वही वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। अगर आप अक्टूबर, अगर आपको इसको फंडामेंटली चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। मैंने स्क्रीनर ओपन करा, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ओपन करा, और मैं सीधे नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया। आप ये देखिए 25% था सितंबर क्वार्टर में, नवंबर में बाइंग हुई, तो नवंबर में FII ने ऑलमोस्ट 1.5% का स्टेक और इंक्रीज करा है अपना। देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, द आइडिया इज कि ब्रो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, वेदर इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट और वेदर इट इज़ अवेलेबल इन योर करिकुलम और नॉट, डज नॉट मैटर्स टू मी। ठीक है, दो दो अपने को इसमें से और छोटे छोटे टॉपिक करने, फटाफट करके ख़त्म करते हैं। ध्यान से देखिए इधर, मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ मार्केट्स पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 7th नंबर की जो मेरी वॉच लिस्ट है, उस वॉच लिस्ट में मैंने बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। जैसे आप देखोगे निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, माइक्रो कैप 100, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटो, एनर्जी, मीडिया, IT, मेटल, फार्मा, PSU। ये मैं क्यों लगा के रखता हूँ पता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि आज मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर सबसे वीक चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे इस समय मार्केट में दो सेक्टर सबसे वीक है, एक ऑटोमोटिव सेक्टर सबसे वीक है, -2.45 चल रहा है, जबरदस्त पिटा है। दूसरा मेटल और मीडिया वीक है। कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है इस समय? आज देखो, आज मार्केट कितना गिरा हुआ है, निफ्टी इज ऑलमोस्ट 0.85%, 200 पॉइंट डाउन है। लेकिन कौन सा स्टॉक है जो सबसे स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ है इस समय मार्केट में? FMCG सेक्टर, निफ्टी FMCG। ठीक है, तो ये अलग अलग इंडाइसेज हैं, पता नहीं इसको क्यों डाला आपके NISM में। यही मतलब होता है कि ये मेजर इंडियन इंडाइसेज हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपको और देखना है कि मेजर इंडियन इंडाइसेज और कौन से होते हैं, तो आप डेफिनेटली BSE की वेबसाइट पे जाइए, BSE टाइप कीजिए, BSE पे जाइए, इसको बंद कीजिए, और यहाँ पर आप मार्केट्स में जाके, ये रहा, ठीक है, तो इंडेक्स का हीट मैप हो गया यार, ये रहा इंडाइसेस अलग ही दिया हुआ है, ऑल दीज आर मेजर इंडाइसेस। ठीक है, ये सारे के सारे इंडाइसेस हैं आपके। आपको क्या सर मुझे सबको याद करके रटना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो दिमाग मत लगाना, वो मैं चाहता भी नहीं कि आप करो। ठीक है, फिर इसके अंदर एक लास्ट अपना टॉपिक बचता है, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, कि भाई इंडेक्स को मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। NISM ने 3 तरीके बताए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा है उन्होंने तीनों तरीके बता के। नंबर 1 इज इंडेक्स फंड्स, नंबर 2 इज इंडेक्स डेरिवेटिव्स, एंड नंबर 3 इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अपन इन तीनों को प्रैक्टिकली देख के समझ लेते हैं, आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले इंडेक्स फंड्स, तो मैं रूपी वेस्ट अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ पर और सीधे डाल देते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इसने क्या करा होगा आज, समझना, ये तो कल का बता रहा है। ठीक है, NAV एज ऑन 9 जुलाई है, आज का NAV गिरा हुआ आएगा इसका। क्या करते हैं ये लोग, इनका बेंचमार्किंग क्या है? निफ्टी 50 से बेंचमार्किंग है ना। इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर एग्जैक्ट उसी वेट्स के अंदर सारे स्टॉक्स दिखेंगे जिस वेट में निफ्टी के अंदर है, सेम। ठीक है, ये जो है ये इंडेक्स फंड्स है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स जो अपन ने देखा था, जैसे मैं यहाँ निफ्टी 50 अगर लिखता हूं तो दिस इज माय इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी जुलाई फ्यूचर लिखता हूं, दिस इज अ डेरिवेटिव विच इज बेस्ड ऑन निफ्टी, दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स। अगर मैं यहाँ लिखता हूं निफ्टी 24,300 कॉल ऑप्शन, तो ये वो कॉल ऑप्शन है, समझना, ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये इसको ऐसे समझो आप। क्या इंश्योर कर रहा है आपको? 11 जुलाई तक, कल तक, अगले दिन तक, कल तक हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको 24,300 रुपए में निफ्टी दे देंगे। अब ध्यान से समझना, उसके लिए मुझे इनको प्रीमियम देनी पड़ेगी 42 रुपीज की। कल अगर निफ्टी का रेट यहां से 24,500 हो जाता है तो क्या मुझे 200 रुपए मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। यहां पर अगर कल निफ्टी का रेट 24,200 हो जाता है तो क्या ये इंश्योरेंस प्रीमियम में लेके जाऊंगा उसके पास 24,300? बिल्कुल नहीं, फाड़ के फेंक दूंगा।
ठीक है, दिस इज इंडेक्स डेरिवेटिव्स। इंडेक्स ईटीएफ, समझिए ईटीएफ जो है इट इज नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू म्यूचुअल फंड ओनली, बट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज ट्रेडेड इन द मार्केट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 जो है ना इट इज एन आइडेंटिकल म्यूचुअल फंड ऑफ निफ्टी विच इज करंटली ट्रेडेड इन द मार्केट। अगर मैं इसको आपके लिए और ज्यादा ओपन करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं निफ्टी 20, तो आप देखोगे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 है ना, यहां पर अपन करते हैं निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, ये रहा। क्या मैं इसमें एसआईपी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। क्या मैं इसमें लमसम खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हो। अरे नॉर्मल म्यूचुअल फंड है वो, तो फिर ये ईटीएफ क्यों है? देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है, जब तेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना होता है या बेचना होता है तो तू सीधे निपॉन इंडिया को खरीदेगा, निपॉन इंडिया से खरीदेगा, निपॉन इंडिया से बेचेगा। अगर निपॉन इंडिया ने इसका ईटीएफ लिस्ट कर दिया है मार्केट में, जैसे जो कि करा भी है, तो अब आपको निपॉन इंडिया को आपके म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली सेल इट इन द ओपन मार्केट, आप ओपन मार्केट में डायरेक्टली बेच सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स, ETFs आर द म्यूचुअल फंड्स जिनकी यूनिट मार्केट में ट्रेडेबल है। दैट्स इट। आई होप आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया होगा। अपन फटाफट है ना एक बार नोट्स पे जाते हैं और नोट्स पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब नोट्स का एक बेसिक रिवीजन तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। सेम चीज, इंडेक्स इज कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, हेल्प्स इन मेजरिंग द चेंजेस इन इकोनॉमी इन स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इस बार थोड़ा इंटरैक्टिव भी बनाया है इसको। कैलकुलेशन कैसे होता है? ठीक है, एक बेस वैल्यू होती है, वहां से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, वो कैलकुलेशंस यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस, मेजरमेंट, बेंचमार्किंग, मार्केट सेंटिमेंट, अंडरलाइंग ऑफ डेरिवेटिव्स अपन ने कवर किया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, अपन ने बोला था मार्केट वेट के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, यहाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको डिस्प्ले करा है। फ्री फ्लोट इंडेक्स है तो कैसे कैलकुलेट होगा वो डिस्प्ले करा है। ठीक है, प्राइस वेटेड है, कैसे कैलकुलेट होगा वो डिस्प्ले करे। इक्वल वेटेड है तो अपन ने जैसे देखा था कि सबकी क्वांटिटी इक्वल कर दी है। ठीक है, पोस्ट बनिया फिर ये बताया ना। रीबैलेंसिंग का क्या मतलब होता है वो यहाँ पर समझा, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड्स के बारे में समझना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज योर होमवर्क। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए इंडेक्स के? एक तो आइडल प्राइस होना चाहिए, रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायस। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है उसको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, इम्पैक्ट कॉस्ट का पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन मैंने करके दिया है। इंडेक्स मैनेजमेंट में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिविजन। और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस के अंदर भी अपन ने चीज़ें देखी थी कि इंडेक्स फंड में होता है, डेरिवेटिव्स में होता है और ईटीएफ में होता है। आप जाइए पहले, सबसे पहले ये नोट्स में नोट्स पढ़िए, उसके बाद वर्कबुक में इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और साथ में MCQs अटेम्प्ट कीजिए। दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। और एक बात ध्यान रखना, वो जो मैंने कैलकुलेशन आपको एक्सेल में बताया, आप चाहो तो आप एक बार उसको रिपीट कर सकते हो। मुझे अभी तक यहाँ पर इस चैप्टर तक इतना ही बोलना था। आई होप आपको ये सेशन भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताओ। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।